राम राम साहब, आप सभी का बीआरपी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि हम 12th बायोलॉजी के बोर्ड द्वारा जारी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज की अपनी तीसरी क्लास है जिसमें हम बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, सूरज की तरह अगर आपको चमकना है तो आपको सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा, कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके बारे में शानदार प्रतिशत बनेंगे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक। तो इससे पहले हम 53 प्रश्न कर चुके थे 2 क्लास में। आज अपनी तीसरी क्लास है तो जिसमें 54 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से आने वाला जो अंधापन है, अंधापन जिसके उपयोग से कम होता है, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, कम दिखाई देता है। तो हम ऐसी कौन सी चीज खाए जिसके कारण से ये अंधापन कम से कम हो, इसका प्रभाव कम से कम पड़े? तो फ्लेवर सेवर टमाटर का प्रयोग करें, या बीटी बैंगन का प्रयोग करें, या गोल्डन चावल का प्रयोग करें, या आम का प्रयोग करें। तो जो गोल्डन राइस या चावल है, ये जो किस्म विकसित की गई है, इसमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है। इसको खाने से रतौंधी रोग दूर होता है। भारत में बीटी बैंगन किसके लिए विकसित किया गया है? बीटी बैंगन किसके लिए विकसित किया गया है कि बीटी बैंगन जो विकसित किया गया है वो सेल्फ लाइफ की अवधि बढ़ाने के लिए, कि लंबे समय तक बैंगन खराब नहीं हो इसलिए, खनिज तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए, या सूखा प्रतिरोधी हो कि बारिश नहीं हो फिर भी बैंगन की फसल खराब नहीं हो, या फिर कीट प्रतिरोधी। यानी जो बीटी बैंगन जो विकसित किया गया है उसका मुख्य जो लक्ष्य है वो है कीट प्रतिरोधी फसल का निर्माण करना, किस्म का निर्माण करना, यानी कीटों का प्रभाव इसके ऊपर कम से कम हो। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तंबाकू है, कपास है, मटर है, या चावल है? तो प्रथम जो ट्रांसजेनिक फसल है वो है तंबाकू। तंबाकू ये चाइना के द्वारा तैयार की गई ट्रांसजेनिक फसल है। एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की एक नई किस्म को पेटेंट किया गया था, जबकि ऐसी किस्में भारत में लंबे समय से विद्यमान है। यह किससे संबंधित है? भाई, आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि एक विदेशी कंपनी है जो कह रही है कि ये किस्म हमने बनाई है, परंतु जब से वो वादा कर रही है, दावा कर रही है कि हमने इस किस्म का विकास किया है, परंतु उससे 200-300 साल पहले ही उस किस्म का भारत में लोग प्रयोग करते थे खाने में। तो वो किस्म कौन सी है? चावल की किस्म थी वो। तो वो CO 667 है, सरबती सोनोरा है, लरमा रोजो है, या बस बासमती चावल है। तो वो कौन सी किस्म है? बासमती चावल है। एक विदेशी जो कंपनी है वो कहती है कि बासमती चावल हमने बनाए हैं, परंतु वो तो दावा करे ना, उस दावे से 200 से 300 वर्ष पूर्व उसका भारत में प्रयोग किया जाता था। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से होता है कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से एडिसन रोग होता है, प्रतिरक्षा में शिथिलता होती है, पार्किंस रोग होता है, या पाचन से संबंधित रोग होता है। तो इसकी कमी से मुख्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। प्रश्न है कि रासायनिक चाकू के नाम से किसे जानते हैं? आणविक कैंची या रासायनिक चाकू किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम को। प्रतिबंधन एंजाइम को, प्रतिबंधन एंजाइम को रासायनिक चाकू के नाम से दोस्तों जानते हैं। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से किस वाहक का उपयोग जीन चिकित्सा में दोषपूर्ण जीन के प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है? यानी किस वाहक का प्रयोग दोषपूर्ण जीन को हटाकर वहां पर उन्नत किस्म के जीन का प्रत्यारोपण करने के लिए किया जाता है? एडिनोवायरस, कॉस्मिड, आरआई प्लाज्मिड, के प्लाज्मिड। वैसे ये सब ये वाहक के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं, परंतु जो दोषपूर्ण जीन को हटाने के लिए जिस वायरस का प्रयोग किया जाता है वो है एडिनोवायरस। कौन सा वायरस है? एडिनोवायरस। जैसे कि बात करें कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड क्या होता है कि जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला अतिरिक्त डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है, जिसका प्रयोग वाहक के रूप में किया जाता है। सबसे पहले नैदानिक जीन चिकित्सा किसके उपचार के लिए उपयोग की गई थी? उपचार के लिए ली गई थी। तो कौन सा? मधुमेह, छोटी माता, गठिया रोग, या एडिनोसिन डीएमिनेज अल्पता रोग। तो जीन चिकित्सा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था एडीए के उपयोग में। किसके प्रयोग में किया गया था?
ए के प्रयोग में किया गया था। दो जीवों का संबंध जब दोनों के लिए लाभदायक हो, दो जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों को फायदा हो, नुकसान किसी को नहीं हो, जिस प्रकार से पति पत्नी दंपति साथ में रहते हैं, दोनों को फायदा होता है, उसी प्रकार से उस संबंध को क्या कहते हैं? परजीविता, शवोपकारिता, शवभोजिता या संघर्ष, तो उसे कहते हैं शवोपकारिता। शवोपकारिता, दोनों को फायदा होता है, ए जाति और बी जाति दोनों को क्या होता है? फायदा होता है। कार्बन का 70% भाग किसमें पाया जाता है? कार्बन का लगभग 70% भाग किसमें उपस्थित होता है? महासागरों में, वनों में, घास में या कृषि इकोसिस्टम में। तो किसमें होता है? ये होता है महासागरों में। महासागरों में होता है कार्बन का 70% भाग। एक खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, उसमें एक स्थान पर कौन आएगा? जैसे घास को कीट खाता है, कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को यहाँ कौन खाएगा? और उसे खाएगा बाज। तो क्या यहाँ खरगोश, भेड़िया, तोता या सर्प? माना कि यहाँ तोता आएगा तो फिर तोता को बाज नहीं खा सकता, ठीक है। भेड़िया आएगा तो भेड़िया का भी सेवन बाज नहीं कर सकता, खरगोश आएगा तो खरगोश का भी उपयोग कौन नहीं कर सकता? बाज नहीं कर सकता। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? सर्प आएगा। क्या आएगा? सर्प। और ये खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाएगी। घास को कौन खाएगा? कीट को मेंढक, मेंढक को सर्प और सर्प को बाज। फिर अपना एक प्रश्न है कि बीओडी का पूरा नाम क्या है? बीओडी का पूरा नाम क्या है? तो बीओडी का पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का पूरा नाम है। दूध से दही बनता है तो किस पोषक तत्व की वृद्धि होती है? यानी जब दूध से दही बनता है तो किस पोषक तत्व की दही में वृद्धि होती है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12 या विटामिन डी। तो जब दूध से दही बनता है तो दही में विटामिन B12 की वृद्धि होती है। विटामिन B12 की वृद्धि होती है। विटामिन जो B12 होता है ये पानी में घुलनशील विटामिन होता है जो आरबीसी के कामकाज में मदद करता है। जब इस विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो आरबीसी सही ढंग से काम नहीं करते हैं और हम एनीमिया रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? यानी गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इथेन पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है या अमोनिया पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है या मेथेन पाई जाती है, यानी CH4 पाया जाता है। इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। रेटेनॉल क्या है? एक प्राकृतिक शाकनाशी है, एक प्राकृतिक कीटनाशी है, एक कीट हार्मोन है या एक जैव शाकनाशी है। तो रेटेनॉल होता है यह एक प्राकृतिक कीटनाशी है। क्या है बेटा? प्राकृतिक कीटनाशी है। विडोल टेस्ट द्वारा किसकी पहचान की जाती है? किस रोग का पता लगाया जाता है विडोल टेस्ट के द्वारा? मलेरिया का, मधुमेह का, एड्स का या टाइफाइड का? तो विडोल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है? टाइफाइड रोग का पता लगाया जाता है। और एलिजा टेस्ट एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। टाइफाइड बुखार होता है, यानी किससे टाइफाइड रोग होता है? तो साल्मोनेला से, ई कोलाई से, HIV से या प्लाज्मोडियम से। तो टाइफाइड बुखार है वो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। अब बात करें प्रश्न, अपने पास प्रश्न है कि समजात अंग किसे कहते हैं और समवर्ती अंग किसे कहते हैं? तो समजात अंग वे अंग होते हैं जो संरचना और उद्भव में समान होते हैं। कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। संरचना व उद्भव में एक जैसे होते हैं परंतु कार्य उनके भिन्न भिन्न होते हैं। कार्य क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। समजात अंगों के उदाहरण की बात करें तो जैसे मानव के हाथ और घोड़े के अग्रपाद यानी आगे वाली टांगे, ये समजात अंग के उदाहरण है। मानव के हाथ और घोड़े के अग्रपाद यानी संरचना व उद्भव में समान और कार्यों में भिन्न भिन्न अंग समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मानव के हाथ और घोड़े के अग्रपाद है
इनकी जो संरचना और उद्भव जो आंतरिक संरचना होती है वो एक जैसी होती है, परंतु इनके कार्य अलग अलग होते हैं। अब बात करें समवर्ती अंगों की, तो समवर्ती अंग होते हैं ये संरचना और उद्भव में भिन्न भिन्न होते हैं। इनके आंतरिक संरचना और उद्भव इनका भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, परंतु ये अंग समान कार्य करते हैं। कार्य में कैसे होते हैं? समान, एक जैसे होते हैं, कार्य में एक जैसे होते हैं। उदाहरण की बात करें तो मधुमक्खी व बिच्छू के डंक। मधुमक्खी और बिच्छू के अंदर जो डंक होते हैं वो संरचना और उद्भव में एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु इनका कार्य एक जैसा होता है। किसी को काटने का कार्य करते हैं, किसी को डंक मारने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 68। प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, यानी जब मादा एनोफ्िलिस मच्छर मानव को काटता है तो प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मानव शरीर में प्रवेश करती है? मादा युग्मक जनन, जीवाणुज या स्पोरोजॉइट अवस्था, ट्रोपोजॉइट अवस्था, या कोई अवस्था प्रवेश नहीं करती जब मादा एनोफ्िलिस मच्छर काटता है तो वो अवस्था है जीवाणुज अवस्था, जिसे स्पोरोजॉइट अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जो मानव शरीर में प्रवेश करती है जब मादा एनोफ्िलिस मच्छर काटता है। तो वे जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? सिबलिंग कहते हैं, सिम्पैट्रिक कहते हैं, एलोपैट्रिक कहते हैं, या न्यूपैट्रिक कहते हैं। तो वे जातियां जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हें एलोपैट्रिक जातियां कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोपैट्रिक जातियां कहते हैं। मिलर के प्रयोग में कौन सा एक अमीनो अम्ल संश्लेषित नहीं हुआ था? यानी इसमें से 3 अमीनो अम्ल तो संश्लेषित हुए थे, परंतु एक अमीनो अम्ल संश्लेषित नहीं हुआ था। ग्लाइसिन अमीनो अम्ल संश्लेषित हुआ था, एस्पार्टिक अमीनो अम्ल भी बना था, एलेनिन भी बना था, परंतु ग्लूटामिक अम्ल होता है वो संश्लेषित नहीं हुआ था मिलर के प्रयोग में। फिर पेंगुइन व डॉल्फिन के फ्लिपर्स उदाहरण है। किसके उदाहरण है? पेंगुइन व डॉल्फिन के फ्लिपर्स अभिसारी विकास के, प्राकृतिक वर्ण का, अनुकूली विकिरण का, या कोई किसी का उदाहरण नहीं है। तो यह उदाहरण है अभिसारी विकास का। अभिसारी विकास क्या होता है कि ऐसे जीव जो समान आवास में, एक ही आवास में पाए जाते हैं और वो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, उनके अंग होते हैं वो समान कार्य करते हैं, परंतु उनकी जो संरचना होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अर्थात हम इन्हें समवर्ती अंगों का उदाहरण भी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा अभिसारी विकास। 2 समरूप एलिल्स यानी युग्म विकल्पी वाले जीव क्या कहलाते हैं? प्रभावी, संकर, विषम युग्मजी या समयुग्मजी। समरूप यानी समान होता है, तो ऐसे एलिल्स को हम क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। अब प्रश्न में बात आती है कि भ्रूण कोश का एम्ब्रियो सैक की संरचना कैसी होती है? तो एम्ब्रियो सैक की संरचना आपने देखी होगी कि किस प्रकार से ये संरचना होती है। और भ्रूण कोश कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बीजांड में। तो इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ये इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, यानी इसके अंदर 2 पाई जाती है क्या? सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं कितनी होती है? 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती है और एक पाई जाती है अंड कोशिका। क्या पाई जाती है? अंड कोशिका, ये एक होती है। और इसके मध्य में पाई जाती है जिसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं, इससे क्या कहते हैं? केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका। और इसके अंदर जो ये केंद्रक होते हैं इनको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और इनके अंदर 3 पाई जाती है प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं 3 होती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो हम कहते हैं कि भ्रूणकोश कैसी संरचना होती है? तो यह 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना होती है। 8 केंद्रकीय संरचना होती है। कौन? भ्रूणकोश। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल लेके आएंगे अगली क्लास। धन्यवाद।